हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का सार्थक स्टडी क्लासेस चैनल में। बच्चों, इस वीडियो में आप 10th क्लास मैथ की प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर आगे के सभी क्वेश्चंस को हल करना सीखने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, इससे पिछले वीडियो में आपने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के सभी क्वेश्चन को हल करना सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर छठा क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। यदि HCF फिर ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं लिखी हैं 120 और 225 बराबर में है 15, तो LCM ज्ञात कीजिए। यानी आपसे क्वेश्चन में कहा गया है 120 और 225 का HCF कितना है, 15 है। तो 120 225 का LCM क्या होगा। इसको किस तरह से हल करेंगे यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिख लेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे दिया है लेकिन बात ही नहीं है। क्या दिया है, 120 और 225 का HCF कितना है, 15 है। तो 120 225 का LCM आपसे कह रहा है क्या होगा। बच्चों, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, HCF दिया हो या LCM दिया हो, तब आपको एक फार्मूला हमेशा ध्यान में रखना है कि दो संख्याओं, फार्मूला क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के गुणनफल के। यानी दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याएं यहाँ पर कौन सी हैं, एक है 120, दूसरी है 225, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। HCF आपको कितना दिया है, यहाँ पर 15 दिया है। निकालना क्या है, LCM, तो LCM को ऐसे ही रहने देंगे। अब इस 15 को इधर भेजेंगे तो इधर गुणे में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में। यानी ये आपका बन जाएगा LCM बराबर 120 गुणा 225 बटे में 15। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 15 से कोई संख्या कट रही है तो 15 एकन 15 और 15 अट्ठे 120। यानी आपका LCM बराबर कितना आ जाएगा, 8 गुणा 225। दोनों की गुणा करेंगे यानी 8 पंजे 40, हासिल में 4, 8 दूनी 16, 16 और 4 20 का 0, हासिल फिर 2, 8 दूनी 16, 16 और 2 18। यानी आपका LCM यहाँ आ गया है 1800। तो बच्चों, इस तरह से आप जब HCF दिया होगा तो LCM निकाल लेंगे, अगर LCM दिया गया होगा तो इस तरह से HCF निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, 7वां क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। इसमें लिखा है नीचे दी गई आकृति में x और y के मान ज्ञात कीजिए। आपके सामने एक आकृति बनी हुई है, इसमें आपको x का मान निकालना है और y का मान निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दें, y मान लीजिए कोई संख्या है जिसको 4 और 1 से यानी दो भागों में तोड़ा गया है। फिर x कोई ऐसी संख्या है जिसको भी दो भागों में तोड़ा गया, एक है 3, दूसरी है 7। तो इसको किस तरह से हल करेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह से लिख लेंगे हल। अब यहाँ पर आपको पहले x का मान निकालना है, तभी आपको y का मान मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि x बराबर, यानी x कोई संख्या है जिसको किस में तोड़ा गया, एक 3 है दूसरी 7 है, यानी 3 गुणा 7। जब इन दोनों की गुणा करेंगे तभी तो हमें x का मान मिलेगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 7 तियां 21। यहाँ से x का मान कितना आ गया बच्चों, 21। अब आपको क्या निकालना है, चाहे तो इस तरह से लिख लेंगे, इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 4 गुणा x, x का मान यहाँ पर कितना है
21 है तो 4 गुणा 21। अब y बराबर कितना आ जाएगा, 21 चौक 84। तो यहाँ से इस तरह से x और y के मान आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने दिया गया है। इसमें लिखा है 18 और 117 के HCF को 18m-117 के रूप में दर्शाया गया है। m का मान ज्ञात कीजिए, यानी जो यहाँ पर m दिया गया है इसका मान आपको निकालना है। साथ ही 18 और 117 का LCM भी ज्ञात करना है। चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिख लेंगे हल, और यहाँ पर लिखेंगे 18 और 117 के अभाज्य, 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड करने पर सबसे पहले क्या करेंगे, 18 और 117 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहली संख्या कितनी है बच्चों, 18 है, दूसरी है 117। किस तरह से करेंगे, यहाँ पर 2 गुणा 3, 2 तियाँ 6, 6 में कितने से गुणा किया जाए 18 हो जाए तो 3 से, 6 तियाँ 18। इसी तरह इसमें 3 गुणा 3, 3 तियाँ 9 और 13 नेमा कितने होते हैं 117। चाहे तो आप इस तरह से भी इनके अभाज्य गुणनखंड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अब ध्यान देते हैं, इसके बाद क्या करना है आपको, इनका HCF निकालना है। यहाँ पर लिखेंगे 18 और 117 का HCF यानी मासा। HCF किस तरह से निकालते हैं बच्चों, HCF निकालने का फार्मूला होता है कि जो आपने अभाज्य गुणनखंड किए हैं उन दोनों में, यानी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो संख्या कॉमन होती है वही क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर ध्यान दें, 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर भी है, इस तरह से मिला लें, चाहे तो ऐसे ही समझ लें, और 3 ये भी है, दोनों मिल रहे हैं। एक संख्या कॉमन बाहर निकाल ली जाती है, यानी ये दोनों मिल रहे हैं तो हमने 1 अंक लिख लिया है। फिर ये दोनों मिल रहे हैं तो इनको भी 1 अंक के रूप में लिख लिया है। अब ये क्या बन गए आपके, 3 तियाँ 9, यानी HCF आपका कितना आ गया, यहाँ से 9 आ गया है। अब आपको शुरू में दिया गया था, दिया है 18 और 117 का HCF, 18 और 117 का HCF कितना दिया गया है, 18m-117। अभी आपने 18 और 117 का HCF कितना निकाला है, 9, तो उसको हम यहाँ पर रख देंगे, इधर हो जाएगा 18m-117। माइनस का 117 है, इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, यानी ये आपका बन जाएगा 18m बराबर 9 + 117। जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 7 16, यानी आपका बन जाएगा 126। अब जो 18 इधर गुणा में है वो इधर हम भेज देंगे, तो m बराबर आपका कैसा हो जाएगा, यहाँ पर 126/18। 18 × 18, 18 7 126, यानी m का मान यहाँ से कितना निकल के आ गया है, 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का यानी 18 और 117 का LCM निकालना है। तो LCM निकालने का फार्मूला होता है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF × LCM। दो संख्याएं कौन सी हैं, 18 है और 117 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 18 × 117 बराबर का चिन्ह लगाएंगे। HCF आपने कितना निकाला है, यहाँ पर 9 निकाला है, LCM आपको
निकालना है। 9 इधर गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, यानी एलसीएम बराबर आपका बन जाएगा, कितना हो जाएगा 18 गुणा 117 बटे 9। 9 एक 9, 9 दूनी 18, यानी एलसीएम बराबर कितना बन गया है 2 गुणा 117। 2 से गुणा कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा 234। 17 दूनी 34 और 100 के दूने 200, ये बन जाएगा 234। 2 सत्ते 14 के 4, 2 एकन 2 और 1 3, 2 एकन 2। तो एलसीएम यहाँ से कितना निकल के आ गया है बच्चों 234। तो इस तरह से बच्चों आप यहाँ पर m का मान निकाल लेंगे और एलसीएम निकाल लेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिया गया है। लिखा है जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यानी बच्चों आपसे इसमें कहा गया कोई संख्या है 6 की घात n और n क्या है एक प्राकृत संख्या, यानी 0 छोड़कर अन्य सभी संख्याएं हैं। तो आपसे कहा गया है कि n का क्या मान लें जो संख्या आए उसके लास्ट में क्या हो 0 हो, यही तो कहा गया है। यही आपसे यहाँ पर जांचने के लिए कह रहा है। तो चलिए इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिखेंगे हल, और आप इसमें लिखेंगे यदि किसी n के लिए संख्या, यदि किसी n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। क्या होगा, अंक 0 पर समाप्त होगी। तो यह निश्चित है, कि वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। आपको इससे पिछले वीडियो में हमने सिखाया था, यदि किसी संख्या के लास्ट में जैसे 0 आता है तो वह संख्या क्या होती है 5 से पूरी कट जाती है। जैसे यहाँ पर काटें तो 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, इस तरह से पूरी कट रही है, यानी वह संख्या 5 से विभाजित होती है जिसके लास्ट में 0 होता है। यही यहाँ पर लिखा गया है। क्या लिखा है, तो वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी, यानी अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 5 अवश्य ही आएगी। इस तरह से लिख लेंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे इसलिए 6 की घात n के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं, यानी 6 के जब ये गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा 2 गुणा 3। इसके अलावा और कोई संख्या है जिसकी गुणा करें तो 6 हो जाए, नहीं है ना, 2 ही है। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 गुणा 3 की घात n। अब यहाँ पर ध्यान दें तो क्या हो रहा है कि 6 के आपने जब अभाज्य गुणनखंड किए तो इसमें क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, इसके अलावा कोई तीसरी संख्या नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः
6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 के अतिरिक्त 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। आपने यहाँ पर देखा कि 2 और 3 के अलावा कोई संख्या नहीं है, तो यही यहाँ पर हमने लिख दिया कि 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है कि जिसके लिए 6 की घात n अंक 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। क्या किया आपने, शुरू से ध्यान देंगे। पहले क्या लिखा आपने, यदि किसी संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। जैसे कोई संख्या आपने ली 6 की घात n, अगर वह मान लीजिए अंक 0 पर समाप्त होती है तो यह निश्चित है कि वह संख्या 5 से विभाज्य होगी। यानी ऐसी संख्या जिनके लास्ट में 0 होता है वह संख्याएं 5 से हमेशा विभाज्य होती हैं। तो यही यहाँ पर लिखा है, यानी कि वह संख्या 5 से अवश्य ही विभाजित होगी। अर्थात 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में संख्या 5 अवश्य ही आएगी। आपने अभाज्य गुणनखंड किए तो यहाँ पर क्या मिला, 2 फिर 3, यानी 2 गुणा 3 2 ही अभाज्य गुणनखंड मिले, तो वही यहाँ पर लिख दिया। अतः 6 की घात n के अभाज्य गुणनखंडों में 2 व 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या, कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है कि जिसके लिए 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आप इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 की घात n, आपसे पूछ सकता है 4 की घात n। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, इसी तरह उसको डिटेल में समझाकर लिख देंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने दिया गया है। लिखा है व्याख्या कीजिए कि संख्या ये और संख्या ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। यानी आपके सामने ये 2 संख्याएं दी गई हैं, ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं, इनकी व्याख्या करके आपको बताना है। तो चलिए इसको किस तरह से हल करते हैं, यहाँ पर ध्यान देते हैं। इस तरह से लिखेंगे हल। पहली संख्या कितनी दी गई बच्चों, 7 गुणा 11 फिर गुणे में 13 है, फिर प्लस में 13 है। यहाँ 13 है और यहाँ भी 13 है, तो 13 हम ले लेंगे कॉमन, बचेगा 7 गुणा 11। जब 13 ले लिया तो यहाँ पर कितना बचा, 1। इसी तरह यहाँ पर भी कितना रह गया है, 1। 13 इन सब की गुणा कर लेंगे, 7 गुणा 11 यानी 77 हो जाएगा, और 1 से करेंगे तब भी कितना रहेगा, 77, और प्लस में 1। अब ये हो गया 13, 77 और प्लस 1 78। इन दोनों की गुणा कर लीजिए, 13 8 104 के 4 यहाँ 10 हासिल, फिर 13 7 91, 91 और 10 101। ये आ गया आपका 1014। तो यहाँ पर आपको बताना है ये भाज्य संख्या क्यों है। तो बच्चों ये भाज्य संख्या इसलिए है क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं ये 13 है, ये 78 है।
चाहें तो आप इनको इस तरह से लिख सकते हैं 13 गुणा 78, और अगर इसमें हम 1 से और गुणा कर दें तो कोई दिक्कत है। तो यानी जो संख्या आपकी है 1014, इसके क्या है 2 से अधिक गुणनखंड हैं। जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे संख्या, चाहे तो आप ये वाली ले सकते हैं 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 के 2 से अधिक, 2 से अधिक गुणनखंड होंगे 2 से अधिक गुणनखंड होंगे, अतः यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, अतः यह एक भाज्य संख्या है। इस तरह से आप लिख देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहीं पे, दूसरी संख्या है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणे में 2 गुणे में 1, फिर प्लस में है 5। देखिए यहाँ भी 5 है और इधर भी 5 है, दोनों में कॉमन मिल जाएगा। ये प्लस लगा है बीच में, अगर ये गुणा में होता तब कॉमन नहीं ले पाते, बीच में प्लस लगा है तो यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे। 5 कितना बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस का 1। 5 तो आपने बाहर निकाल लिया, तो यहाँ पर कितना रहेगा 1। अब 5, अब इन दोनों की गुणा कर लेंगे, इन सब की गुणा कर लीजिए, कितना हो जाएगा 6 सत्ते 42, पहले लिख लेंगे 42, फिर 4 तियाँ 12 दूनी 24, कितना आ गया 24, फिर प्लस में 1। 5, इन दोनों की गुणा करेंगे 24 और 42 की, तो ये आ जाएगा आपका 1008। आप गुणा करके देख लीजिए 1008 ही आएगा। अब यहाँ पर ये 5 और गुणे में कितना आ जाएगा 1008 और प्लस 1 कितना हो गया 1009। अगर बच्चों इसमें हम 1 से गुणा कर दें कोई दिक्कत, यानी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। 5 नेम 45 के 5 हासिल 4, फिर 0 यानी 4 आ जाएगा, फिर 0 फिर 5, 5045 आएगा। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संख्या कौन सी है, चाहे तो आप ये लिख सकते हैं, चाहे तो ये लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख देंगे 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड प्राप्त होंगे, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। क्या है, अतः यह संख्या एक भाज्य संख्या है। इस तरह से आप लिख देंगे। तो बच्चों अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसको इसी तरह आसानी से समझा सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने दिया गया है। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। क्या है, खेल का मैदान है, उसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है। तो खेल का मैदान कैसा होता है बच्चों, इस तरह से होता है चौकोर, और उसके चारों ओर क्या बताया गया है, वृत्ताकार पथ है। आगे इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वह एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में
चलते हैं। मान लीजिए वो यहाँ से चलते हैं, एक ही स्थान से दोनों चलते हैं और एक ही समय पर चलते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं। तो ये है सोनिया और ये है रवि। तो सोनिया को कितना टाइम लगता है? 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। क्या पूछा गया है? कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो बच्चों जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए आप आसानी से इनका एलसीएम निकाल लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से लिख लेंगे हल। पहली संख्या कितनी दी गई है? 18। दूसरी संख्या है 12। इन दोनों के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 गुणा 3, 2 तियाँ 6 और 6 तियाँ 18। 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। एलसीएम किस तरह से निकालेंगे? ध्यान दीजिए, एलसीएम क्या होता है? जो दोनों संख्याओं में कॉमन हो, यानी दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में जो कॉमन हो उसको लिख लेंगे और जो कॉमन नहीं होता है उसको गुणा में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है, तो पहले लिखेंगे 2 फिर गुणा में 3, और जो नहीं मिल रहा है जैसे यहाँ पर 2 नहीं मिला है और यहाँ 3 नहीं मिला है, इन दोनों को गुणे में लिख लेंगे। अब सबकी गुणा कर लीजिए। 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12, 12 तियाँ 36। तो बच्चों ये 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर पहुँचेंगे। तो इस तरह से आप इसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है, और क्वेश्चन नंबर आपका जो 13 है वो क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क के लिए हैं। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहें सार्थक स्टडी क्लासेस के साथ।